Long shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgiri. जो काम पेले ने ब्राजील के लिए किया या मैराडोना ने अर्जेंटीना के लिए, वो काम भारतीय क्रिकेट में भारत के लिए किसने किया? वो खिलाड़ी जब रिटायर हुआ तो उसके रिकॉर्ड्स बता रहे थे कि तुम तो स्टार हो, तुम्हारे मौजूदा रिकॉर्ड्स दुनिया के सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड्स में से एक है, तुम जा कैसे सकते हो? रोहित विराट या फिर रोहित या विराट, किसको होना चाहिए पहले रिटायर? नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु के इस नए पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हम एक बड़े, मैं गंभीर नहीं कहूंगा, बड़े टची मामले पर बात करने जा रहा हूं। और मैं अपना ओपिनियन थोड़ा सा दूंगा, थोड़ा सा नहीं दूंगा, क्योंकि ये ओपिनियन या फिर ये जो फैसला है, ये आप सबको लेना है कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में ये अपने टाइमलाइन के बारे में ज़रूर बताता हूँ कि ये पॉडकास्ट मैं कब कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है ना। डिजिटल में जो चीज़ें हैं वो आर्काइव हो जाती हैं और आप 10 साल 20 साल के बाद भी हो सकता है ये पॉडकास्ट देख रहे हो, जब मेरे मुंह में दांत भी ना हो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और पॉडकास्ट ना कर रहा हूँ, तब भी आप ये पॉडकास्ट हो सकता है देख रहे हैं और मैं इसी शक्ल के साथ आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमलाइन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ ये सन 2025 की बात है, यानी कि इस वक्त 2025 हो रहे हैं। और जो 2025 का जो साल का कौन सा हिस्सा है, ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है, आप ऑलमोस्ट मान लें। ये 8वां महीना है, अगस्त का महीना है। और इस समय हमारे देश में एक बात जो है बड़ी तेजी से चल रही है, बहुत ज़्यादा। और ये पिछले 6 महीने से करीब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ी हुई थी इस मुद्दे ने। अब जो है हर कोई इस पर बहुत ज़्यादा बात करने लगा है। धीरे धीरे ये एक रॉकेट की तरह जो है आसमान की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत टची मामला है जिस पर मैं बात करूंगा। मेरी क्या ओपिनियन है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमें बताया जाता है कि जर्नलिस्ट का काम अपना ओपिनियन बताना नहीं होता है। लेकिन कई बार बातों बातों में थोड़ी बहुत ओपिनियन तो आ ही जाती है, मेरी क्या सोच है इस मुद्दे पे। और ज़्यादा सोच आपकी है, फैसला आपको लेना है कि क्या इन्हें करना चाहिए। बात हम करने जा रहे हैं आज के इस टची मामले पे, जो कहते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। कमाल की बात है, इन दोनों का नाम भी ऐसे जय वीरू की तरह है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। इस तरीके से इन दोनों का नाम लिया जाता है कि रोहित विराट हैं, रोहित विराट खेलेंगे, एक मारेगा, एक जो है रन्स ले लेके टीम को जिताएगा। इन दोनों के पास दुनिया के किसी भी गेंदबाज से टक्कर लेने की हिम्मत है। जब तक ये दोनों है टीम जीतेगी। जब बात आती है रिटायरमेंट की, 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद एक साथ रिटायर भी हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात आती है तो दोनों एक साथ रिटायर हो जाते हैं। अब हर कोई यही पूछ रहा है कि अब ये दोनों क्या वनडे खेलेंगे? पहली चीज तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इन्हें अब इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से अलविदा कह देना चाहिए। व्हाइट बॉल के आधे से वो रिटायर हो चुके हैं, रेड बॉल से पूरी तरीके से रिटायर हो चुके हैं, और व्हाइट बॉल में सिर्फ इनके सामने एक फॉर्मेट रह गया है, जो है ओडीआई का। क्या ओडीआई से इनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सन 2025 में जब हम बात कर रहे हैं तो हर किसी की नज़र है सन 2027 पर, जब ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में जो मिलकर जो वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पर। तो क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख रहे हैं? एक 37 साल का हो चुका है 2025 में और एक 38 साल का। तो एक जो है 2027 में 40 का हो जाएगा और एक 39 का। तो क्या उस समय उनके पास ये फॉर्म रहेगी? क्या ये इतने दमदार रहेंगे? क्या रोहित शर्मा के पास मौजूदा फॉर्म है कि उनको अब ओडीआई से अलविदा कह देना चाहिए, जो कि मौजूदा कप्तान भी है, बाय द वे ही इज ऑल्सो द कैप्टन। अब जब ये इतने बड़े खिलाड़ियों की बात करता हूं ना, तो मुझे एक बहुत एक यादगार वाकया याद आता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कि इस गंभीर मुद्दे, टची मुद्दे की तरफ हम बढ़े, एक बार संजय मांजरेकर ने, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनसे, और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि क्रिकेट एक धर्म की तरह है देश में, एक रिलीजन की तरह है। हर बात जो है यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर करनी होती है क्रिकेट के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में, क्योंकि क्रिकेट अगर धर्म है तो क्रिकेटर्स उस धर्म के भगवान हैं, देवता हैं। और उस
इंटरव्यू के दौरान संजय मांजरेकर ने एक बड़ी मज़ेदार बात मुझसे कही, और बात ये थी कि मैंने उनसे बात पूछी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो संजय मांजरेकर ने मुझसे कहा, ये मामला इससे रिलेटेड है इसलिए मैं इस वाक्य को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि समीप एक बात मैं बताऊं कि जैसे क्रिकेट एक रिलीजन है ना, इस रिलीजन के जो दो गॉड्स हैं यहाँ पर, एक है सचिन तेंदुलकर, दूसरे हैं सौरव गांगुली। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2006 की। बोला इन दोनों के बारे में जब भी आप बात करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, और गलत बात भी अगर आप वो कुछ बोल रहे हो, यानी कि अगर आप आलोचना भी कर रहे हो और वो आलोचना सही है, फिर भी आपको गालियां पड़ेंगी सबसे कि हमारे भगवान को आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो बड़ा टची मामला होता है जब आप सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के बारे में बात करें। रिएक्शंस बड़े शार्प आते हैं, बड़े खतरनाक आते हैं फैन से कि हमारे प्लेयर के बारे में आपने ऐसा बोल कैसे दिया। तो संजय मांजरेकर ने कहा, मुझे हमेशा ना बड़ा डर लगता है जब मैं सचिन और सौरव गांगुली की बात करता हूं, भले ही सही बात भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि बड़े टची है लोग इन दोनों को लेकर। फैंस बड़े, क्या कहते हैं उसको, भक्त हैं इनके। अंधभक्त यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है उससे, लेकिन भक्त है, बिल्कुल भक्त। हर बात जो है सचिन और सौरव की माफ होती थी। 2005-6 की मैं बात बता रहा हूं। तो बात आज मुझे वही याद आ रही है कि जब मैं रोहित और विराट की बात कर रहा हूं, उनके रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये भी उसी तरीके का मामला है क्योंकि रोहित के फैंस और विराट कोहली के फैंस भी उतने ही टची हैं जितने सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के फैंस होते हैं। तो दोनों युग मैंने देखा है। और हम किसके फैन थे? हम फैन थे कपिल देव, सुनील गावस्कर के। तो उस युग में ये सोशल मीडिया नहीं था कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता जिस पर हम आकर अपना गुस्सा दिखा पाते कि आपने उनको टीम से ड्रॉप क्यों कर दिया या उनके बारे में ऐसा क्यों कह दिया। होता तो हम भी कपिल देव और गावस्कर के लिए बहुत लड़ रहे थे। दो लॉबी जरूर बनती वहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ होता, कपिल पाजी की तरफ या गावस्कर की तरफ। तो चलो, जब वो बात थी नहीं उस जमाने में तो उसमें क्यों जाए। तो बात है अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को हमें एक साथ देखना चाहिए? पहली चीज़ तो नहीं। दोनों एक अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं, दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं, दोनों के अंदर की अगर हंगर की बात करें तो शायद वो एक साथ मैच करती होगी कि दोनों इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, इंडिया के लिए अचीव करना चाहते हैं, खूब सारे रन बनाना चाहते हैं। लेकिन दोनों की क्रिकेटिंग अगर कैरेक्टर की बात करें या क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ की बात करें तो दोनों बहुत अलग अलग खिलाड़ी हैं। दोनों पोल्स अपार्ट हैं। अब आपको जिसको जिस पोल में, साउथ पोल में रखना है, नॉर्थ पोल में रखना है, जहाँ पे भी रखना है रखें। लेकिन एक बात है कि इन दोनों की अगर बात करें तो दे आर गोइंग साउथ। वो जो कहते हैं ना, जब नीचे जा रहे हैं उनकी चीज़ें जो है, गेम नीचे जा रहा है। तो ऐसे में पहली चीज़ तो ये ध्यान देना होगा कि क्या यहाँ पर रोहित शर्मा को तो 100% रिटायर हो जाना चाहिए और विराट कोहली को कम से कम आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौर, अक्टूबर 2025 में हम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जा रहे हैं, उसमें कम से कम विराट कोहली को जाना चाहिए क्योंकि फिटनेस उनके साथ है, ये हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि वो फिट बहुत ज़बरदस्त थे। टेस्ट क्रिकेट से जब रिटायरमेंट उन्होंने ली तो हर किसी ने कहा कि क्यों रिटायरमेंट ले ली। इंडिया को इंग्लैंड में विराट कोहली की ज़रूरत थी, रिटायरमेंट की बात ही नहीं उठनी चाहिए थी, लेकिन विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। तो रिटायरमेंट जब उन्होंने ले ली है और रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट ले ली है, तो एक बात तो तय है दोस्त कि आप T20 भी नहीं खेल रहे, आप टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो आप लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहेंगे। क्योंकि ओडीआई सीरीज की अगर बात करें, अब यहां से अगर 2025 जब हम 8वें महीने में हैं, यहां से सिर्फ एक ओडीआई सीरीज यहां पर 2025 में हम खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 ओडीआई, मतलब वही सिर्फ 3 खेलेंगे और उसके बाद 2026 में हम 3 खेलेंगे। हालांकि 2027-26 के एंड तक, वर्ल्ड कप तक करीब 26 ओडीआई हम खेलने वाले हैं। लेकिन अगले 5-6 महीने में सिर्फ 5 या 6 मैचेस ये दोनों खेलेंगे, इंटरनेशनल सेटअप से भी बाहर होंगे। क्या वो खेल सकते हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब तो वो खुद देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर रिकॉर्ड्स पर, स्टैट्स पर देखने की। स्टैट्स के जरिए हमें ये देखना होगा कि क्या ये दोनों अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लायक हैं। बात करते हैं कैप्टन, मौजूदा कैप्टन ओडीआई के रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा के अगर रिकॉर्ड्स आप देखेंगे ओडीआई में, अगर ओवरऑल की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप उनका औसत भी देखें, लगभग 50 का उनका औसत रहा है ओडीआई क्रिकेट में, 48.77 का। और शतकों की बात करें तो लाजवाब 32 शतक उन्होंने लगाए हैं, अर्धशतक 58 लगाए हैं, माफ़ कीजिएगा। और छक्के तो 344 रिकॉर्ड छक्के लगाए हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड उनका ओवरऑल है। लेकिन अगर आप बात करें ओडीआई में पिछले
5 या 10 मैचेस की आप रोहित शर्मा की बात करें, 10 से शुरू करते हैं। पिछले 10 मैचेस में उनका औसत अगर आप देखें तो बुरा नहीं है। पिछले 10 मैचेस में यहां पर पहली चीज, यहां पे मेरा ये एजेंडा नहीं है कि मुझे इन दोनों को बाहर करना है या इन दोनों को अंदर रखना है। हमें स्टैट्स और फैक्ट्स के साथ यहां पर ये देखना है कि इन दोनों की टीम में जगह बनती है या नहीं। रोहित शर्मा पिछले 10 ओडीआई मैचेस में 401 रन, औसत 40 का, और उनके अगर शतक की बात करें तो एक शतक आया, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में कटक में वो शतक आया था, और 3 अर्धशतक आए। तो रिकॉर्ड बुरा बिल्कुल नहीं है रोहित शर्मा का। चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करते हुए टीम को उन्होंने जिताया भी है। तो ऐसे में कप्तानी के लिहाज से भी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बुरा नहीं है। और अगर रोहित शर्मा की हम बात करें, पिछले 5 मैचेस में रोहित शर्मा का क्या रहा है? पिछले 5 मैचेस 10 से हटाकर 5 में आ जाते हैं। लास्ट 5 मैचेस में रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो कुल उन्होंने 180 रन बनाए, औसत करके हो जाता है 36 का। और ऐसे में अगर आप बात करें जो स्ट्राइक रेट है वो तो उनका ठीक ठाक है, लेकिन स्कोर्स की अगर बात करें तो 180 के औसत की अगर बात करें तो उनका औसत जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है, और वो है 36 का इस समय। उम्र की बात करें, स्ट्राइक रेट उनकी उम्र से भी कम, 38 के खुद रोहित शर्मा है, और स्ट्राइक रेट इस वक्त पिछले 5 मैच में 36 का है। और लगातार चैंपियंस ट्रॉफी जो कि मार्च में खेली गई है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 7 महीने बाद वो ऑस्ट्रेलिया में बल्ला पकड़ेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या वो कप्तानी कर पाएंगे उस सेटअप में जहां से वो पूरी तरीके से बाहर भी हो गए? कप्तानी का भी एक चैलेंज है, क्योंकि शुभमन गिल का भी नाम आ रहा है कि उनको परमानेंट कैप्टन बनाया जाए ओडीआई का, क्योंकि अब उस ड्रेसिंग रूम का वो हिस्सा नहीं रहे 8 महीने से। वो ड्रेसिंग रूम इनके बिना खेलना सीख गई है, वो मैदान में बिना कैप्टन रोहित के खेलना सीख गई है। दूसरा, खिलाड़ी लीडरशिप रोल को ले चुका है अपने हाथों में। शुभमन गिल कप्तानी के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड में इस लाजवाब प्रदर्शन के बाद, जहां पर उन्होंने 754 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाकर आए हैं, ऑलमोस्ट गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ते रह गए सबसे ज्यादा ओवरसीज सीरीज में रन बनाने का। तो कप्तानी के लिहाज से अगर बात करें तो इंग्लैंड में 2-2 मैचेस जीतकर 2-2 की बराबरी कर लौट के आए, जो मैं हर समय मैं यही मानूंगा कि इंग्लैंड से ये जो युवा इंडियन टीम थी, जो कि सबसे कमजोर या सबसे कम अनुभव वाली टीम थी, वो जीत कर ही आई है। मैं 2-2 की बराबरी को टाइट सीरीज नहीं मानता हूं, मैं वो हमारी जीत मानता हूं। तो ऐसे में रोहित शर्मा की जगह आप कैसे बनाएंगे? यहां पर रोहित शर्मा की जगह आप कैसे बनाएंगे? यहां पर 36 के औसत में उनका गिर चुका है, और वो गिरता जा रहा है, ढलान पर है। और अब आप बात करें यहां पर हाथों हाथ विराट कोहली की भी। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का भी बड़ा लाजवाब रिकॉर्ड है, 51 शतक है भाई साहब, 51। और छक्कों के लिहाज से अगर बात करें तो ये हमेशा से हमें मालूम है सिंगल, डबल्स और बाउंड्री लगाने वाले प्लेयर थे। तो अगर छक्के की बात करें तो रोहित के मुकाबले, देखिए मैंने कहा था शुरुआत में कि ये दोनों बहुत अलग अलग खिलाड़ी। रोहित के 355 छक्के हैं, है ना, रोहित शर्मा के 355 छक्के हैं अगर आप देखें उनके ओवरऑल करियर में, और 344, माफ कीजिएगा, 344 छक्के हैं रोहित शर्मा के, और विराट कोहली के हैं 152। और चौकों की अगर बात करें तो 1045 चौके हैं रोहित शर्मा के, तो 1325 चौके हैं विराट कोहली के। तो विराट कोहली बाय रोड जाते हैं और रोहित शर्मा बाय एयर जाते हैं। तो ये दोनों की क्रिकेट खेलने की शैली बिल्कुल अलग रही है, तो इन दोनों को एक साथ देखना भी हमें नहीं चाहिए। जब रोहित शर्मा की बात करें तो हम देखें कि कहीं ना कहीं उनका औसत जो है वो पिछले 5 मैचेस में गिरा है। तो विराट कोहली का क्या हाल है बॉस? विराट कोहली के पिछले 10 मैचेस 333 रन और औसत सिर्फ 33.3 का, जिसमें 1 शतक है, 2 अर्धशतक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है रोहित से भी पुअर चल रहे हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, करीब उनका जो औसत था वो करीब 50 प्लस का उनका चैंपियंस ट्रॉफी में औसत था, हाईएस्ट रन गेटर भी थे। लेकिन अगर ओवरऑल आप 10 मैचेस में देखें तो उनका परफॉर्मेंस नीचे आया है। और पिछले 5 मैचेस की यहाँ पर अगर हम विराट कोहली की बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ऊपर गया उनका। पिछले 5 मैचेस में उन्होंने कुल 218 रन बनाए हैं, 43.6 के औसत से। स्ट्राइक रेट 84 का, स्ट्राइक रेट कभी भी एक कंसर्न नहीं होता है ओडीआई क्रिकेट में। और 1 शतक उनका, आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में आया था। तो पिछले 5 मैचेस में जहां रोहित का ग्राफ नीचे आया है, वहीं विराट कोहली का ग्राफ ऊपर गया है। तो एक दूसरे को आप देखिए, दोनों को आप साथ साथ सेम एक ही नाव में रखकर, यू कांट टेक देम इन द सेम बोट, दे आर नॉट इन द सेम बोट। ये दोनों अलग अलग नाव में हैं, लेकिन हम सबको आदत पड़ गई है कि रोहित और विराट कोहली को हम एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट इन दोनों ने एक साथ ले ली 2-2 फॉर्मेट से, T20 से भी और टेस्ट क्रिकेट से। तो ऐसे में
हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं कि अब रोहित और विराट को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन वाकई में क्या रोहित और विराट को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या सिर्फ रोहित को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? क्योंकि रोहित की अगर फिटनेस की बात करें, रोहित अब जो आंखों से दिखता है वो बात मैं अगर कहूं तो मुझे वो उस तरीके के एथलेटिक या विराट कोहली जैसे फिटनेस ना वो कभी थी और अभी भी वो दिखाई नहीं दे रहे। जब वो इंग्लैंड दौरे में घूमने गए थे और वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले थे और बाहर जो हमने उनको देखा तो वो वैसे फिट नहीं दिख रहे थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर लग रहे हो कहीं से। तो ऐसे में क्या रोहित को रिटायरमेंट लेनी चाहिए और विराट कोहली को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया दौरे में जाना चाहिए और सीरीज दर सीरीज यहाँ पर विराट कोहली को ये देखना चाहिए कि क्या वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने लायक है। क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्ट तो नहीं किया था टीम में, किरण मोरे ने सिलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अगेंस्ट ऑल ऑड्स कैप्टन बनाया था दिलीप वेंगसारकर। दिलीप वेंगसारकर ने कहा है कि विराट कोहली को इंग्लैंड दौरा करना चाहिए था और इंग्लैंड दौरे के बाद मैं उनसे, अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता तो मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता कि वो अब टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दें। मैं उन्हें कहता कि हाँ रिटायर हो जाओ, लेकिन इंग्लैंड सीरीज के बाद। तो दिलीप वेंगसारकर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि रिटायर वो हो सकते हैं। सौरव गांगुली को अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, सौरव गांगुली तो आप जानते हैं कितने बड़े कप्तान रहे हैं, उनकी पार की नजरों ने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हमको दिए। तो उनका भी ये मानना है कि आप एज के साथ ना जाएं, आप परफॉर्मेंस के साथ जाएं, परफॉर्मेंस के साथ जाएं और आप अगर आपको लगता है 2027 तक दोनों फिट है तो आप उनको खिलाइए। एज के साथ आप मत खेलिए। आप कहेगी बूढ़ा हो गया कि नहीं खेल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो मत ऐसा करिए, फॉर्म के साथ जाइए। तो ये सौरव गांगुली का कहना है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर विराट कोहली की, तो फॉर्म के लिहाज से चैंपियंस ट्रॉफी में उनका जो परफॉर्मेंस था उस लिहाज से उनकी तो ओडीआई सेटअप में जगह बन रही है, लेकिन वो किसी की जगह ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की अगर बात करें, उनका परफॉर्मेंस तो नीचे आ गया। पिछले 10 मैचेस में कुछ और है, पिछले 5 मैचेस में तो वो 36 के औसत में आ गए, उनका तो ग्राफ नीचे जा रहा है। तो क्या रोहित शर्मा की जगह बनती है या फिर हम यशस्वी जायसवाल को उनकी जगह टीम में लें और शुभमन गिल के साथ वो ओपन करें, जिससे कि भारत का एक सुनहरा भविष्य, एक यंगस्टर ओडीआई में आया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी तो वेट कर रहे हैं। तो क्या रोहित को अब यहां से अलविदा कह देना चाहिए या फिर इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम? हम शायद नहीं जानते, हो सकता है रोहित मन बना चुके हों। ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025 अक्टूबर में जो कि होना है, उससे ठीक पहले वो कह दें कि मैं अब संन्यास लेता हूं ओडीआई क्रिकेट से, जो मुझे होता हुआ भी नजर आ रहा है। नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो जाऊंगा कि अरे रिटायरमेंट नहीं लिया, क्योंकि मुझे रोहित शर्मा से अब उस तरीके की क्रिकेट खेलने की उम्मीद मैं उनसे नहीं कर रहा हूं जो हमने उनसे देखी थी। उनका बेस्ट हम देख चुके हैं और कैप्टनसी के प्रेशर ने कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशान भी किया। यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स भी मैं लेके आया हूँ, उनके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को ना, जो नेक्स्ट मुद्दे पे मैं स्विच कर रहा हूँ, ये तो बात होगी रोहित और विराट की। मुझे ये मानना है, मेरी ओपिनियन थोड़ी बहुत तो साफ आपको हो ही गई होगी कि मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि रोहित टाइम इज अप बट नॉट विराट का टाइम नहीं आया। विराट ऑस्ट्रेलिया जाए, ऑस्ट्रेलिया में क्या परफॉर्मेंस होता है उसके बाद आगे का वो खुद तय करें, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ियों के भविष्य को सिलेक्टर्स, फैंस, कैप्टन्स शायद नहीं तय कर पाते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका रुतबा, उनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि उनके सामने सब बौने नजर आते हैं। तो इसलिए इनके लिए कोई फैसला नहीं ले सकता सिवाय खुद इन्हें फैसला लेना होगा। T20 में भी उन्होंने ही फैसला लिया और 2025 में टेस्ट क्रिकेट का भी उन्हीं का फैसला था। हालांकि कहते हैं कि गौतम गंभीर का प्रेशर उन पर जरूर था कि गौतम गंभीर एज कैप्टन विराट को नहीं लेकर जाना चाहते थे, एज ए प्लेयर वो लेके जाने के लिए तैयार थे, लेकिन विराट कैप्टन की तरह ही जाना चाहते थे, क्योंकि उनको फियर ऑफ फेलियर जो था वो सता रहा था। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं। विराट कोहली को फियर ऑफ फेलियर सता था तो वो 5 साल पहले, इतने साल हो गए थे उनके, पिछले 5 सालों में 3 ही शतक उनसे निकले थे, तो वो शायद ऐसा कोई फियर ऑफ फेलियर नहीं था। वो लगातार ट्राई कर रहे थे। ये फियर ऑफ फेलियर छोटे प्लेयरों को होता है, बड़े प्लेयरों को ऐसा कोई फियर नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जो भी है ये सब र्यूमर्स हैं या ऐसे कहते हैं ना, स्टोरीज ऐसी हैं जो कोई बातें करता है और उसके बाद वो तूल पकड़ जाती है। तो ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, हमने ये पहली बार नहीं देखा है कि जब 2 बड़े नाम जो है वो कब रिटायर हों, उसको लेकर जो है बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने अपने क्रिकेट इतिहास, अपने जर्नलिस्टिक करियर में या अपने एक फैन की हैसियत से जो मैंने देखा है कि हर बड़ा खिलाड़ी इस देश में जो है रिटायरमेंट के आसपास आकर जो है ना बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। और इतने बड़े बड़े नाम हैं, शायद एक ही नाम ऐसा था जिसको देखकर
ऐसा लगा कि वो क्यों चला गया, अरे भाई उसने क्यों रिटायरमेंट ले लिया, उसको और खेलना चाहिए था, है ना। एक ही ऐसा खिलाड़ी था, बाकी ऑलमोस्ट सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको हम सब ने हाथ जोड़ लिया कि कब जाओगे, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैच विनर्स थे, जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे, चैंपियंस ऑफ चैंपियन थे। पहली ऑडी कार उन्होंने जीती बेंसन एंड हेजर्स का ऑस्ट्रेलिया में 80 के दशक में। रवि शास्त्री की बात करें, कपिल देव की बात करें, वीरेंद्र सहवाग की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें। कहा था ना सचिन तेंदुलकर कब तक, एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कर दिया था 2007 के बाद, मुझे याद है, सचिन एंडुलकर, तेंदुलकर की जगह एंडुलकर लिख दिया था। उसके बाद वो फॉर्म में आ गए, वो एक अलग बात, लेकिन ऐसी चीजें हुई। और जब सचिन रिटायर हुए हैं तब ऑलमोस्ट पूरा देश, जो कि उनका इतना बड़ा फैन था, जो कि भगवान का दर्जा उनको हासिल था, वो यही कह रहे थे ना कि सचिन कब जाओगे, कब जाओगे। और सचिन जब रिटायर हुए तो सबने कहा कि चलो अब बाकियों को मौका तो मिलेगा, लेकिन सचिन जब रिटायर भी हुए ना तब भी उनका फॉर्म इतना खराब नहीं था, लेकिन उन्हें रिटायर किया गया। अब बात करता हूं मैं कुछ उन खिलाड़ियों की जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम मतलब सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले देशों में ऊंचा नहीं किया, पूरे दुनिया में ग्लोबल स्टेज में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और उनमें सबसे बड़ा नाम शायद अगर मैं कहूं कपिल देव तो गलत नहीं होगा, है ना। जैसे ब्राजील को पेले ने वो पहचान दी जिसके लिए ब्राजील इंतजार कर रहा था फुटबॉल की दुनिया में, और पेले की वजह से ब्राजील सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं जाना गया। ब्राजील एक देश है, हर किसी को पता पड़ा ब्राजील, है ना। ब्राजील जो ब्राजील बना वो फुटबॉल ने बना दिया। किसने बनाया उसे? पेले ने। तो इंडिया एग्जिस्ट करता है दुनिया में, शायद ये पहला मौका था 1983 वर्ल्ड कप जब कपिल देव ने क्या लाजवाब प्रदर्शन किया, टीम को लीड किया और जिताया। और कपिल देव ने वो काम किया जो पेले ने ब्राजील के लिए किया, या फिर मैराडोना ने अर्जेंटीना के लिए किया, है ना। तो वो काम कपिल देव ने हिंदुस्तान के लिए किया। लेकिन जब कपिल पाजी की, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं कपिल देव का, हाल में मैंने एक ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट नहीं, अब तो एक्स कहते हैं, एक्स भी मैंने किया था, एक्स के प्लेटफॉर्म पे मैंने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो हर कोई कह रहा था कि मोहम्मद सिराज ने 1000 से ज्यादा गेंदें डाली इंग्लैंड दौरे पर। कितनी चर्चा हो रही है उस पर, कितनी चर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ और ये हुआ, इतना वर्कलोड लिया, 5 टेस्ट मैचेस लगातार गेंदबाजी की, आखिरी दिन भी 143 145 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, 5वें टेस्ट के 5वें दिन आखिरी सेशन में भी। तो एक रिकॉर्ड खंगाला तो पाया कि कपिल देव ऐसा 8 बार कर चुके हैं, 8 बार। और उनके बाद जो अगला नंबर है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 3 बार किया है। तो सोचिए क्या फर्क है कपिल देव और बाकी के जितने भी बॉलर्स भारतीय इतिहास में रहे हैं। 1000 से ज्यादा गेंदें एक सीरीज में डालने का कारनामा कपिल देव 8 बार कर चुके हैं। और उस खिलाड़ी के रिटायरमेंट का हर कोई इंतजार कर रहा था, एक वक्त आ गया। तो क्या यही आप रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ चाहते हैं? कपिल देव की यहां पर बात करता हूं, 1994 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उन्होंने करीब करीब, वो दौर मेरा बचपन का दौर था और बहुत एक फैन की तरह मैं मैच देखता था और हम इंतजार कर रहे थे। कपिल देव का कितना भी बड़ा मैं फैन रहा और आज उस जमाने से ज्यादा बड़ा फैन हूं, मैं खुश ये होता हूं कि कपिल देव को प्राइम में हमने देखा है खेलते हुए। लेकिन उस जमाने में मुझे गुस्सा आ रहा था कपिल देव पर कि आपने जावागल श्रीनाथ जैसे खिलाड़ी को अंदर टीम में जगह नहीं लेने दी है, आपकी वजह से कम ओवर कर रहा है, आपकी वजह से टीम में जगह नहीं मिल रही है। जावागल श्रीनाथ शायद 2 साल या इनफैक्ट 3 साल भी कहूं तो गलत नहीं होगा, जावागल श्रीनाथ को टीम में जगह मिलने में डिले हो गया। जावागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड्स आज कुछ और बोल रहे होते अगर सही समय पर उनको मौका मिल गया होता, क्योंकि कपिल देव के उस रुतबे और उस ऑरा ने उस जगह को घेर के रखा। एक एक विकेट लेने के लिए पूरे दिन भर बॉलिंग करते थे। और अगर बैटिंग की बात करें, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, अगर बैटिंग की वहां पर उनकी बात करें तो अगर बैटिंग की वहां बात करें तो 5 मैचेस उनके कपिल देव के, आखिरी 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए, 7.2 के औसत से। कोई अर्धशतक और शतक आने का तो चांस ही नहीं है। 7 के औसत से कपिल देव ने रन बनाए। तो आप क्या चाहते हो, इस तरीके से ढलान पे गाड़ी उतर जाए रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जब आप कहें कि बस भाई बस छोड़ दो यार? या आप चाहते हो कि हीरो की तरह जाएं ये दोनों? हाँ, अब आप मैं बात करता हूं रवि शास्त्री की, चैंपियन ऑफ चैंपियंस रवि शास्त्री, बेंसन एंड हेजर्स 1985, क्या लाजवाब प्रदर्शन। ऑडी कार आज भी यादगार है, ऑडी कार आज भी राजस्थान के एक
शोरूम में रखे हुए हैं। और आज भी रवि शास्त्री हिंदुस्तान के पहले ऑडी कार्स के ब्रांड एम्बेसडर थे और लाइफ टाइम एम्बेसडर हैं। आज भी उनको ऑडीज जो होती है ना, वो उनको फ्री कार्ड्स देती है और वो चलाते हैं उसको। हम देख चुके हैं, उनकी बड़ी ऑडी का उनकी एक फ्लीट है उनके पास। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। अब विराट कोहली भी बने। रवि शास्त्री का करियर के आखिरी के 5 मैच में क्या हाल था आपको पता है? सिर्फ 59 रन उन्होंने बनाए, 59 रन इन लास्ट 5 मैचेस एंड हिज एवरेज वाज 11.8। 11.8 के एवरेज से रन बना रहे थे और हर किसी ने हाथ जोड़ लिया था कि इस रवि शास्त्री को बाहर करो, इंक्लूडिंग ये समीप राजगुरु जो इस समय आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा है। फरीदाबाद में मैच था, मुझे याद है, रवि शास्त्री फील्डिंग करने के लिए उतरे नहीं मैदान में, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा फील्डिंग करने। लेकिन दिलीप वेंगसरकर ने बोला मेरे को चोट लग गई, मेरे को ये हो गया है, वो बाहर आ गए और उनको अंदर जाना पड़ा। और ऐसी हुटिंग हुई, वो फैन जो रवि शास्त्री के दीवाने होते थे, उन्होंने ऐसी हुटिंग की, ऐसा बू किया उन्हें कि वो ग्राउंड में खड़े नहीं हो पा रहे थे और मिसफील्ड कर रहे थे। तो क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का रवि शास्त्री कपिल देव बनने का इंतजार कर रहे हो कि गाड़ी जो है इतनी ढलान पे चले जाए? 1992 की बात है, 1994 में कपिल देव और शायद रवि शास्त्री को रिटायरमेंट 1990 में ले लेनी चाहिए। 2 साल एक्सटेंड किया। यहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा मुझे ऑलरेडी एक्सटेंडेड फेज में लग रहे हैं। एक रिटायरमेंट के बाद एक वो एक्सटेंशन मिलता है ना, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिलता है। बहुत अच्छे एम्प्लॉय अगर आप कंपनी के होते हैं तो उस तरीके से ऑलरेडी मुझे लगता है 3-3 साल के एक्सटेंशन में। विराट कोहली तो 5 साल से रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको दिए जा रहे हैं क्योंकि बड़ा प्लेयर है, ये रुतबे का ही खेल है ना। कुछ और खिलाड़ियों की भी बात करूं, उन्होंने हालांकि खेला नहीं, कुछ बता देता हूं, लेकिन उन्होंने इस समय रिटायरमेंट ले ली और बहुत राइट समय पर रिटायरमेंट लिया। किसी ने हाहाकार नहीं मचाया, सबने कहा नहीं ठीक है। राहुल द्रविड़ आखिरी के 5 मैचेस में सिर्फ 124 रन, 24.80 का उनका औसत। 2011 ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस दौरे को मैंने कवर किया था। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरा उनका दौरा रहा था, वापस आए, हर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। यही हाल यहां पर रोहित शर्मा का भी है ना। 24 तक जाने का इंतजार किया राहुल द्रविड़ ने भी, राइट टाइम पे रिटायरमेंट नहीं लिया। इंग्लैंड दौरे में बहुत अच्छा खेल कर आए थे 2011 में। उसके बाद आकर उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो लेकिन नहीं, उनको जबरदस्ती लेकर गए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सबने कहा नहीं ऑस्ट्रेलिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर डिजास्टर हो गया। आए और फिर उन्होंने क्रिकेट मैदान की तरफ एज अ प्लेयर रुख नहीं किया, घर से रिटायरमेंट ले लिया। वीरेंद्र सहवाग, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें जबरदस्ती धोनी ने पॉलिटिक्स कर दी, ये कहा जाता है ना गलियारों में, क्रिकेट के गलियारों में नहीं लेकिन फैंस के गलियारों में ये कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिक्स की और उनको जबरदस्ती टीम से बाहर किया, ये किया वो किया। लेकिन अगर आप वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड आप देखोगे लास्ट 5 मैचेस का, तो आप ये नहीं कहोगे कि धोनी ने कोई यहां पर पॉलिटिक्स की। आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ 87 रन 17.4 के औसत से 2015 में रिटायर नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो क्या आप फिर वही ये सब कनेक्शन में रोहित और विराट से करता हूं, तो क्या आप इन ग्रेड्स की तरह इनको भी इस लेवल पर जाते हुए देखना चाहते हो, जब आप कहो कि भैया बस कर दो, माफ कर दो, चले जाओ, या आप सर ऊंचा करके यहां पर जाते हुए देखना चाहते हो? अब एक जो खिलाड़ी थे जिनको अगर मैं कहूं आखिरी 5 मैचेस में रिकॉर्ड इनके लेवल का था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रिटायरमेंट लिया, वो थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि जब रिटायर वो कैप्टन नहीं थे, 2019 में वो खेलने गए थे। उनकी अगर हम आखिरी के 5 मैचेस की बात करें तो उनका औसत रोहित शर्मा से अच्छा और विराट कोहली से सिर्फ 1 पॉइंट कम था। आखिरी के 5 मैचेस में 211 रन थे महेंद्र सिंह धोनी ने जब रिटायरमेंट लिया, और उनका औसत था 42.2, लेकिन उन्होंने कहा कि ओके रिटायर, बाय बाय, टाटा। धोनी क्या क्रिकेट से प्यार नहीं करते थे क्या? धोनी को समझ में नहीं आ रहा था उनके पास अभी क्रिकेट बाकी है? आज 2025 में हम बैठे हैं, जब ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, धोनी अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं, अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है और बेहतरीन खेल रहे हैं। ठीक है, सवाल उठते हैं कि बैटिंग नहीं करने आते, नंबर्स में इधर उधर है, विकेट कीपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो लगता है कि ऋषभ पंत की जगह इनको ले लो, ये संजू सैमसन को भी बीट कर रहे हैं अभी तो। ना संजू सैमसन, ना ऋषभ पंत, ना ध्रुव जुरैल, ना केएस भरत, अभी भी विकेट कीपिंग में ये बंदा फिट लग रहा है। 44-45 साल का हो गया, साल 2025। तो महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, समझदार थे, रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि धोनी जब गए थे तो अब आपके पास ऐसा कोई बड़ा रिप्लेसमेंट नहीं था वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, या वनडे में ऋषभ पंत तैयार हो रहे थे, वो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट लिया। सो जब उन्होंने टाइम पे रिटायरमेंट लिया तो क्या हुआ, उन्हें जबरदस्त रिस्पेक्ट मिली, जबरदस्त रिस्पेक्ट मिली। और यही बात होती है कि जब जो होता है ना, आपको रिटायरमेंट टाइम होता है ना, तब आपको ले लेना चाहिए। आखिरकार रिटायरमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप इतना अच्छा खेले हो पूरे करियर में, तो आप रिटायरमेंट टाइम पे क्यों नहीं ले रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा फंसा जाती है।
आप अगर बात करो यहाँ पर सौरव गांगुली की भी अगर बात करो, आखिरी के 5 ओडीआई मैचेस में उनका भी अगर रिकॉर्ड आप देखो तो 17 पे पहुंच गया था, बुरा हाल था उनका भी। मतलब ऐसे आप कैसे आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पर खेलते ही चले जाओगे। ये थोड़ी सी जो बात है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि इतना नीचे परफॉर्मेंस ना चले जाए कि लास्ट में जो है आप बोलो कि भैया छोड़ दो। पेपर्स में मेरी नज़र है तो आप सोच रहे होंगे किसको ढूंढ रहा हूँ, मैं गॉड को ढूंढ रहा हूँ। भगवान को ढूंढना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र में रिटायर होते हैं 2011 में। कहानी है थोड़ी सी। पाकिस्तान इंडिया टूर पे आई थी और सचिन तेंदुलकर ने कुछ ही दिनों पहले हमारे एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की पूरी तैयारी कर रहा हूं, फुल आई एम ऑन। लेकिन हुआ क्या? सचिन तेंदुलकर से सिलेक्टर्स ने बात की, जिनमें संदीप पाटिल उस समय चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सचिन हम आपको आगे और नहीं देख रहे हैं, आपको हम टीम में लेंगे, लेकिन आपको ये अनाउंस करना होगा इस सीरीज से पहले कि दिस इज माय लास्ट सीरीज, मैं रिटायर हो रहा हूं। बहुत फेमस कहानी। सचिन ने कहा आप सब गलत बोल रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अभी खेलूंगा, आपको मुझे ड्रॉप करना है कर दो, मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको टीम में नहीं लेंगे। तो सचिन ने कहा कि मैं संन्यास ले लेता हूं। सचिन ने 2011 में, एकदम शॉकिंग था, मैं इंडिया पाकिस्तान मैच था पहला बेंगलोर में, भूवी आए थे उस समय टीम में और बहुत नाम चल रहा था उनका। सचिन सडनली हम लोग एयरपोर्ट में, मैं निकला बेंगलोर में और खबर आई, फोन हाथ से गिरते गिरते छूट गया कि सचिन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। सचिन को लगा हड़कंप मच जाएगा, सचिन को लगा कि सारे फैंस रोड पे निकल आएंगे। लेकिन दोस्त ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हाहाकार नहीं मचा, किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, सबने पता है क्या कहा, नहीं ठीक है बहुत खेल लिया। 1989 में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी, अब किसी और को भी जगह मिलनी चाहिए। 38 साल के हो गए, 40 में तो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, 2013 में वो क्रिकेट से रिटायर हुए, ओवरऑल संन्यास लिया उन्होंने। 2011 की बात थी तो कोई हाहाकार नहीं मचा बॉस। हम शॉक थे कि सचिन रिटायर हो गए और फैंस ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो आप ये चाहते हो क्या? और सचिन का रिकॉर्ड आप जानना चाहते हो क्या था जब वो रिटायर हुए आखिरी 5 मैचेस में? 45 का औसत से, विराट कोहली से भी अच्छा औसत और रोहित शर्मा से भी ज्यादा औसत। आखिरी के 5 मैचेस में 225 रन, 1 शतक 1 अर्धशतक। ये था गॉड का रिकॉर्ड, ये था गॉड का रिकॉर्ड। लेकिन उनको रिटायर होना पड़ा उस समय। तो रोहित और विराट किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम पूरी गाड़ी हमारी ढलान से खाई में गिर जाए उसके बाद रिटायर होंगे? जब सिलेक्टर पूछे तब, जब फैंस हाथ जोड़ने लगे कि बस करो। अभी तक तो फैंस फैनेटिक हो रखे हैं कि नहीं इन्हें खेलना चाहिए, 2 फाड़ में बटे भी हुए हैं कि नहीं रोहित को रिटायर होना चाहिए, रोहित को खेलना चाहिए, विराट को रिटायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर, मैंने जो कपिल देव, रवि शास्त्री का नाम लिया, हम जैसे फैंस जब छोटे बच्चे हुआ करते थे वो भी सब, पूरा देश एक तरफ हो गया था कि बस करो। और ये होने में रोहित शर्मा विराट के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है। सो इट इज अ मैटर ऑफ अ बिग रिस्पेक्ट। ये एक इज्जत का भी मामला है कि इतना कुछ किया देश के लिए, इतना नाम कमाया, देश का इतना नाम रोशन किया, तो क्यों नहीं आप सर ऊंचा करके गर्व से जा रहे हो इस इंसान की तरह? इस पॉडकास्ट का आखिरी और सबसे बड़ा नाम, रिटायरमेंट के लिहाज से और खिलाड़ी के लिहाज से भी, सुनील मनोहर गावस्कर। आप जानना चाहते हैं कि सुनील गावस्कर आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड क्या था? होश फाकते हो जाएंगे। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में 653 रन, 56.3 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 60 का, और उसमें से 4 अर्धशतक और 2 शतक। उन्होंने कहा आदिगोस आमिगोस, हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैंने 1971 से लेकर 1987 तक देश की सेवा कर दी। मेरा काम, मेरा सारा मैंने पूरे 100% कमिटमेंट के साथ किया है, अच्छे से किया है। मेरा टाइम रिटायरमेंट के लिए हो गया है। उस समय समीप राजगुरु के साथ जो यहाँ के करोड़ों, मेरे ख्याल से उस समय देश की आबादी क्या होगी, 80-85 करोड़ होगी उस समय, आज 140-45 हो गए, या 70 करोड़ होगी 1987 में। देख लेना भाई, गूगल कर लेना, ये सब इंफॉर्मेशन गूगल में मिल जाता है। हम 70-80 करोड़ लोग बोले क्यों मत जाओ सुनील गावस्कर, मत जाओ। आज भी याद करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट उनके लिए उस लेवल पर है जो मैं आपको एक स्केल में उतार कर नहीं दिखा सकता हूं। हर किसी के दिल में गावस्कर के लिए क्यों इतनी रिस्पेक्ट है,
उन्होंने कहा अगर प्लेयर नहीं है तो ये बीसीसीआई की गलती है। आपने प्लेयर में 17 साल 16 साल खेलता रहा तो आपने ग्रूम क्यों नहीं किया? मैं 50 साल की उम्र तक थोड़ी खेलता रहूंगा। 37 साल के थे गावस्कर, उन्होंने कहा रिटायरमेंट। और आखिरी 5 वनडे में, है ना, आपको तो याद है ना, इन्होंने 60 ओवर खेल के जो 30 रन बनाया गावस्कर ने। वनडे का रिकॉर्ड जानोगे? वो आखिरी जो उन्होंने वनडे 100 बनाया था वो भी मैंने देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्या पारी खेली थी, बुखार में हो रही। तो उन्होंने आखिरी 5 वनडे में 204 रन बनाए और उनका औसत था 40.8 का। रोहित शर्मा से यहां पे वनडे में भी वो अच्छे थे। तो रिटायर होने की जरूरत क्या थी सुनील गावस्कर को? रिटायर होने की जरूरत यह थी कि जो उन्होंने किया, जो नाम उन्होंने कमाया, सर ऊंचा करके ग्राउंड से बैट उठाकर सुनील गावस्कर रिटायर होना जानते थे कि यह सबसे बड़ी चीज है कि कब और किस समय रिटायर होना है। यह भी उतना ही जरूरी है जिस तरीके से सेंचुरी लगाना है, देश को जिताना है। तो आई होप कि रोहित और विराट कोहली भी इस बात को समझे और अपने करियर में सुनील गावस्कर के इस आखिरी चैप्टर से यह लेसन निकालकर अपने लाइफ में भी अप्लाई करें। रिटायर कब होना है, कहां होना है, यह डिसीजन ना मेरा है और ना आपका है। ये हम और आप समझ जाएंगे कि कब इनका टाइम आ गया है। इनको कब समझ में आता है, ये अब वक्त बताएगा। तो समीप राजगुरु के साथ ये पॉडकास्ट आई होप आपने एंजॉय किया, ये बातचीत आपने एंजॉय की। ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, ये सारे सुनकर आपको भी, मुझे लगता है कि आपकी भी आंखें खुली होंगी कि भाई ऐसा भी हुआ करता था। आपके अपने पुराने दिन आपको याद आए होंगे, तो आपको मज़ा आया होगा आई होप। तो क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में फिलहाल इतना ही। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे दूसरी तरफ जिनसे मैं अभी मिल नहीं पा रहा हूँ, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझसे बड़े बड़े क्रिकेट फैंस, मुझसे बड़े बड़े क्रिकेट जानकार कैमरे के दूसरी तरफ भी बैठे हुए हैं। और उनके कमेंट्स पढ़कर मेरा भी जो होता है ना नॉलेज और आर्काइव, वो जो है वो और बेहतर होता है, बढ़ता है। थैंक यू सो मच। जाते जाते वही, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।